Hello students, welcome to my Dental Insight YouTube channel. So in this video we will discuss chapter number 5, which is development of tooth and its supporting tissues from 10 kids. So it is the last part और इस पार्ट के अंदर हमने रूट फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यूज़ उसको पढ़ना है। उसके बाद हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम इस चैप्टर के BCQs और जो OSPI के अंदर जो डायग्राम्स आती हैं उनको कवर करेंगे। उसकी एक अलग वीडियो आएगी BCQs के ऊपर, तो वीडियो देखना नहीं भूलना। उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके BCQs होते हैं वो कवर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर को और इस चैप्टर के लास्ट पार्ट को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे जो फर्स्ट हेडिंग हमने पढ़ ली है कि रूट फॉर्मेशन, हमने पढ़ ली है कि जो हार्ड टिश्यू थे वो किस तरीके से फॉर्म हो गए। अब बात करते हैं कि रूट फॉर्मेशन कैसे होती है। सो पेज नंबर 223 के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है कि वंस ग्राउंड फॉर्मेशन इज कम्प्लीटेड, कि जब हमारे पास ग्राउंड फॉर्म हो जाता है यानी कि हमारे पास इनेमल और डेंटिन की फॉर्मेशन होती है, तो एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इनर एंड आउटर इनेमल एपिथेलियम proliferate from the cervical loop of the enamel organ to form a double layer of cells known as Hertwig epithelial root sheet। होता यह है कि तुम लोगों को पता था कि सर्वाइकल लूप क्या होता है। सर्वाइकल लूप का दूसरा नाम पता होना चाहिए, विच इज जोन ऑफ रिफ्लेक्शन, जहाँ पे आउटर इनेमल एपिथेलियम और इनर इनेमल एपिथेलियम आके मीट कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे ये क्या होता है कि आगे जाके एक डबल लेयर ऑफ सेल बना लेता है जिसे हम कहते हैं हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट, और इन्हीं हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट से हमारे पास रूट की फॉर्मेशन होती है कि आउटर एनामल एपिथेलियम इनर एनामल एपिथेलियम से सर्वाइकल लूप बना और उससे जाकर हमारे पास बना हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट। दिस शीट ऑफ एपिथेलियल सेल्स एक्सटेंड अराउंड द डेंटल पल्प between the lateral and the dental follicle until it enclose all but the basal portion of the pulp। ये बात कर रहे हैं कि किसके दरमियान होगा ये हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट, ये हमारे पास डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल के दरमियान होगी, के बिटवीन होगी। द रिम ऑफ दिस रूट शीट द एपिथेलियल डायफ्राम इनक्लोज द प्राइमरी एपाइकल फोरामेन। अब एपाइकल फोरामेन वो होता है जहाँ से हमारे पास जो नर्व्स और ब्लड वेसल्स होती है वो पल्प के अंदर आती हैं। अच्छा, तो इन्होंने ये बात की है कि जो रिम होगा रूट शीट का वो किससे इनक्लोज होगा, अपाइकल फोरामेन से। एट द इनर एपिथेलियल सेल्स ऑफ द रूट शीट progressively enclose more and more of the expanding dental pulp. They initiate the differentiation of odontoblasts from the ectomesenchymal cells at the periphery of the pulp facing the root sheet. These cells eventually form the dentine of the root. In this way, a single rooted tooth is formed। इन्होंने बात की कि जैसे जैसे रूट की फॉर्मेशन होती जाएगी वैसे वैसे हमारे पास रूट डेंटिन की फॉर्मेशन भी होती जाएगी। किस तरीके से, उसी तरीके से होगी एक्टोमेसेंकाइमल सेल्स से, और उसके साथ हमारे पास क्या होगा वो ओडोंटोब्लास्ट से उसके अंदर हमारे पास डिफ्रेंशिएट होने शुरू हो जाएंगे डेंटल पल्प के अंदर। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें जिस फिगर 527, तो इसके अंदर आप देख रहे हो कि ऊपर हमारे पास डेंटिन की फॉर्मेशन हो रही थी और नीचे हमारे पास क्या हुआ, ये हमारे पास इनर एनामल एपिथेलियम थी और ये हमारे पास आउटर एनामल एपिथेलियम थी। ये दोनों आपस में मिले, इनका सर्वाइकल लूप बना और आगे जाके इन्होंने क्या बना दिया, हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट, जिससे हमारे पास रूट की फॉर्मेशन हो रही है। इसके बराबर में जो सेल्स हमारे पास दिख रहे हैं वो ओडोंटोब्लास्ट है जो हमारे पास रूट डेंटिन की फॉर्मेशन करेंगे आगे जाके, और यहाँ पे हमारे पास पल्प दिख रहा है। उसके बराबर वाले डायग्राम को देखो तो ये भी पूरी वही डायग्राम है। तो यहाँ पे हमारे पास डेंटिन था, यहाँ पे हमारे पास उसके ओडोंटोब्लास्ट है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है विच इज प्री डेंटिन। प्री डेंटिन क्या होता है, ये डेंटिन वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि प्री डेंटिन वो होता है कि अनमिनरलाइज जो फर्स्ट मेटल डिपॉजिट होता है हमारे पास डेंटिन का, उसको हम कहते हैं प्री डेंटिन। उसके बाद नीचे देख लो तो वही बात आ गई कि आउटर एनामल एपिथेलियम में इनर एनामल एपिथेलियम आके मिल रही है और क्या बन रहा है, सर्वाइकल लूप, और उसके बाद हर्टविग एपिथेलियल रूट शीट बन रही है जिससे हमारे पास रूट की फॉर्मेशन हो रही है। जैसे जैसे रूट की फॉर्मेशन हो रही है वैसे रूट डेंटिन हमारे पास क्या हो रहा है, डिफरेंट जो ओडोंटोब्लास्ट है वो डिफरेंशिएट हो रहे हैं और क्या बना रहे हैं, रूट डेंटिन की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इस डायग्राम के अंदर हमने ये चीज़ कवर कर ली। नाउ अगली लाइन्स के अंदर इन्होंने मल्टी रूटेड टीथ का बताया है कि वो किस तरीके से उनकी रूट फॉर्म होती है। सिंगल रूटेड टीथ जिस तरीके से फॉर्म होते हैं उसी तरीके से ही मल्टी रूटेड टीथ फॉर्म होता है। बस होता ही है कि अगर हमारे पास मल्टी रूटेड टीथ फॉर्म हो रहा है, अगर टू रूटेड टीथ फॉर्म हो रहा है तो उसकी जो एपिथेलियम होती है उसकी टू टंग्स आएंगी और आगे जाके उसके दो हमारे पास अपाइकल फोरामेंस आएंगे और उससे जाके हमारे पास जो टू रूटेड टीथ होगा वो फॉर्म हो जाएगा। और अगर हमारे पास थ्री रूटेड टीथ फॉर्म हो रहा है तो उसका ये होगा कि उसके अंदर हमारे पास तीन टंग्स उसकी डेवलप होंगी एपिथेलियम की और तीन अपाइकल फोरामेंस आएंगे और इसके जरिए हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास थ्री रूटेड टीथ फॉर्म होना शुरू हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें वैसी होती हैं।
यहाँ पे लिखा हुआ मल्टी रूटेड टीथ आर फॉर्म एसेंशियली द सेम वे टू पिक्चर मल्टी रूट फॉर्मेशन वन मस्ट इमेजिन द रूट शीट एज अ स्कर्ट हैंगिंग फ्रॉम द इनेमल ऑर्गन visualizing two tongues of epithelium growing toward each other from both the behavior. From this scholar allows an appreciation how primary apical foramen converted into two secondary apical foramen. सही है, अगर थ्री रूटेड टीथ का होगा, if three tongues are formed, three secondary apical foramen are arised. Hertzsprung epithelial root sheet extend around each apical foramen. ये बात हमने कर ली कि जितने रूटेड टीथ बनना है उसके हमारे पास अपाइकल फोरामेन बनेंगे। अगर टू रूटेड होगा तो टू बनेंगे, अगर थ्री होगा तो थ्री बनेंगे। और जो हर्ट्जबर्ग एपिथेलियल रूट शीट है वो इन अपाइकल फोरामेन के साथ एक्सटेंड करेगी अंदर अंदर, और वहाँ पे जाके हमारे पास क्या होगा, उसकी रूट बनने शुरू हो जाएगी। तो अगर इस डायग्राम को देखो, ये डायग्राम बहुत अच्छा समझ में आ रहा है कि हमारे पास टू रूटेड टीथ किस तरीके से बन रहा है कि ये हमारे पास एपिथेलियम थी, इसकी दो टंग्स बनी, दोनों आपस में सेपरेट हुई, और जो दोनों इसको बेसिकली ऊपर से दिखाया हुआ उन्होंने, सही है, टीथ को ऊपर से इसको काटा हुआ है, यानी इसको समझो यहाँ से काटा हुआ है और इसको ऊपर से इन्होंने दिखाया हुआ है। तो इसकी क्या होगा, अब इसके दो रूट बन गए, और दो रूट जब अपाइकल फोरामेन बनेगा तो इसके अंदर क्या होगा, हर्ट्जबर्ग एपिथेलियल रूट शीट एक्सटेंड करना शुरू कर देगी। और जो नेक्स्ट है सी के अंदर इन्होंने इसको सही से दिखाया हुआ है कि भाई हमारे पास ये टू रूटेड टीथ फॉर्म हो गया है। अच्छा, इन फैक्ट द रूट शीट डिसइंटीग्रेट एज रूट फॉर्मेशन प्रोग्रेस। अच्छा, होता यह है कि जैसे जैसे रूट बनने शुरू होती है तो जो पीछे की जो रूट शीट होती है वो डिसइंटीग्रेट होने शुरू हो जाती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन फैक्ट द रूट शीट डिसइंटीग्रेट एज रूट फॉर्मेशन प्रोग्रेस एंड रिमेन इंटेक्ट ओनली एट द एडवांसिंग रूट एज। ये बात करें, जो रूट शीट होगी वो पीछे वाली डिसइंटीग्रेट होगी, और जो आगे की तरफ है सिर्फ वहीं पे रूट शीट होती है, बाकी पीछे वाली यहाँ पे सेल डिवीजन हो रही होती है, सिर्फ वहाँ पे रूट शीट होती है। एंड द प्रोसेस ऑफ रूट इंडक्शन कंटिन्यू अंटिल द रूट इज कंप्लीट। ये बात तो कॉमन सेंस वाली। एज द रूट शीट फ्रैगमेंट, अब ये बात करें जो रूट शीट के फ्रैगमेंट से जो पीछे से डिसइंटीग्रेट हो रही है उसका एक नाम होता है, वो नाम बीसीक्यूज में आता है कि जो फ्रैगमेंट ऑफ रूट शीट है उसका नाम क्या है, विच इज कॉल्ड एपिथेलियल रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस। क्या है, एपिथेलियल रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस, जो आगे जाके हमारे पास कुछ ये होते हैं जो सीमेंटम की भी फॉर्मेशन करते हैं और ये पीडीएल भी बनाते हैं। सीमेंटम के सेल्स सीमेंटोब्लास्ट भी होते हैं, उसके अलावा जो ये रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस है ये भी सीमेंटम की कुछ फॉर्मेशन करते हैं, जो हमारे पास सिग्नल्स आपस में उनके ट्रांसफ़र होते हैं। वो जब सीमेंटम का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से आएगा। और इसके अलावा जो पीडीएल होते हैं, पेरिडोंटल लिगामेंट, उसको भी ये बनाते हैं। अच्छा, ये चीज़ हमने डिस्कस कर ली। नेक्स्ट जो डायग्राम है उसमें इन्होंने ये दिखाया हुआ है कि ये रूट शीट बनी थी, और बेसिकली आपको इसलिए पता होना चाहिए कि ये रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस क्या है, कि ये डिसइंटीग्रेशन है किसकी, रूट शीट की, जो आगे जाके पीडीएल भी बनाती है और सीमेंटम भी बनाती है, कुछ थोड़ा सीमेंटम भी ये रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस से बनता है। तो क्या हुआ, ये रेस्ट सेल्स ऑफ मलाजिस क्या थे, ये हमारे पास फ्रेगमेंट्स हैं एपिथेलियल रूट शीट का, और यहाँ पे उन्होंने डेंटिन दिखाया हुआ है। अगर मैं पूछूं कि ये जो डायग्राम है ये क्राउन की है या रूट की है, तो क्या बोलोगे, क्राउन या रूट? ये रूट की है। क्यों? क्योंकि पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर डायग्राम ऐसे आ जाए, पहली चीज़ तो यहाँ पे सीमेंटम दिया हुआ है। भाई सीमेंटम तो क्राउन में होता ही नहीं है ना, क्राउन में तीन चीज़ें होती हैं, इनेमल, डेंटिन और पल्प, सही है। और सीमेंटम कहाँ में आता है, रूट में आता है। दूसरी चीज़ यहाँ पे रेस्ट सेल्स और मलाजिस भी दिए हुए, जो भी इंडिकेशन है हमारे पास रूट की डायग्राम। अच्छा, उसके बाद हम नेक्स्ट हेडिंग है टूथ इरप्शन की। जो टूथ इरप्शन की हेडिंग मैं इस चैप्टर के अंदर कवर नहीं कराऊंगा, ये हम चैप्टर 9 के अंदर पढ़ेंगे, जो विच इज फिजियोलॉजिकल टूथ मूवमेंट, सही है। उसके अंदर टूथ इरप्शन और टूथ शेडिंग जो होता है उसको मैं कवर कराऊंगा, सही है। तो ये इस चैप्टर के अंदर हम कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग के ऊपर आते हैं, विच इज फॉर्मेशन ऑफ सपोर्टिंग टिश्यू। अब फर्स्ट पार्ट से मैं ये बात बता रहा हूँ, तो जो सपोर्टिंग टिश्यूज हैं वो हमारे पास किससे बनते हैं, वो डेंटल फॉलिकल या डेंटल सैक से अराइज होते हैं। सो इसको स्टार्ट करते हैं। द सपोर्टिंग टिश्यूज ऑफ द टूथ आर ट्रेडिशनली बिलीव टू अराइज फ्रॉम डेंटल फॉलिकल एज द रूट शीट फ्रैगमेंट्स ectomesenchymal cells of the dental follicle penetrate between the epithelial fenestration and become opposed to the newly formed dentine of the root। के डेंटिन बना और इसके जो अपोजिट साइड के ऊपर क्या होगा, हमारे पास सपोर्टिंग टिश्यूज बनने शुरू हो जाएंगे। इन दिस सिचुएशन दी सेल डिफरेंशिएट टू सीमेंटम फॉर्मिंग सेल्स और सीमेंटोब्लास्ट, सही है। Some cells of the Hertzsprung epithelial root sheet may transform directly into cementoblast and may also give rise to PDL,
तो ये मैंने बात की थी ना, कुछ सेमेंटोब्लास्ट भी बनते हैं और कुछ पीडीएल में भी बनते हैं। दीज सेल्स एलेबोरेट एन ऑर्गेनिक मैट्रिक्स दैट बिकम मिनरलाइज एंड the cells of PDL and the fiber bundles also differentiate from the dental follicle. Some recent evidences indicate that the bone in which the ligament fiber bundles are embedded also is formed by the cells that differentiate from the dental follicle. सही है। तो क्या समझ में आया इसमें से कि भाई पीडीएल, सीमेंटम और बोन तीनों किससे अराइज हो रहे हैं? डेंटल फॉलिकल से अराइज हो रहे हैं। सो इस नई डायग्राम को विच इज 533 है, इसमें हर चीज़ वही दिखाई हुई है। आपको ये रूट का दिखाया हुआ है और इसकी जैसी सेम डायग्राम हमने ऊपर भी कवर की हुई है। तो ये दोबारा से एक दफ़ा इसको देख लेना। उसके बाद ये है फिगर 534 और ये जो आपका टेबल दिया हुआ है विच इज समरी ऑफ टूथ फॉर्मेशन। अगर आपको इस टेबल के अंदर से हर वर्ड क्लियर है तो इसका मतलब आपको जो टूथ डेवलपमेंट है या टूथ की फॉर्मेशन है वो आपको बिल्कुल सही से समझ में आ चुकी है। तो इस टेबल को मैं अब कवर कराता हूँ। सबसे ऊपर इसके अंदर लिखे हुए कि भाई सबसे पहले ओरिजिन के कहाँ से ओरिजिनेट होगा, कंपोनेंट ऑफ टूथ जर्म क्या होगा, तीन चीज़ें होती हैं टूथ जर्म के अंदर। सेल्स ऑफ द टूथ जर्म क्या होंगे, यानी कि उन जो कंपोनेंट्स है टूथ जर्म के जो तीन कंपोनेंट्स है उसके अंदर कौन कौन से सेल्स बनते हैं और उसके बाद उससे क्या प्रोडक्ट बनता है। तो सबसे पहले अगर मैं ओरिजिन की बात करूं तो जो एक्टोडर्म ऑफ द फर्स्ट आर्च वहाँ से हमारे पास प्राइमरी एपिथेलियल बैंड बन रहा था और उसके अलावा जो एक्टोमीसेनकाइमल सेल्स थे यानी न्यूरल क्रेसेल वहाँ थे डेंटल पेपिला और वो डेंटल लैमिना और वेस्टिब्यूलर लैमिना बनना शुरू हो रहा था और वो आगे जाके बना रहा था टूथ जर्म। और टूथ जर्म के अंदर तीन चीज़ें आ रही थी, एनामेल ऑर्गन, डेंटल पेपिला और डेंटल फॉलिकल। एनामेल ऑर्गन को अभी छोड़ दो, पहले आसान चीज़ें कवर करते हैं, बाद में मुश्किल के ऊपर आ जाएंगे। डेंटल पेपिला की बात करते हैं। डेंटल पेपिला से आगे जाके दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक डेंटिन और एक पल्प। डेंटिन को बनाने वाले सेल्स कौन से हैं? ओडोंटोब्लास्ट। और पल्प को बनाने वाले मैंने बात की थी फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं और अनडिफरेंशिएटेड मेसेनकाइमल सेल्स भी होते हैं। सही है। फिर हम बात करते हैं डेंटल फॉलिकल की। डेंटल फॉलिकल से तीन चीज़ें बन रही थी, सीमेंटम, पीडीएल और एल्व्यूलर बोन। जो सीमेंटम को बनाने वाले सेल थे वो थे सीमेंटोब्लास्ट, जो पीडीएल को बनाने वाले थे वो थे फाइब्रोब्लास्ट और जो एल्व्यूलर बोन को बना रहे थे वो थे ओडोंटोब्लास्ट। ये बात भी यहाँ पे कवर हो गई। अब हम बात करते हैं थर्ड चीज़ की भी जो कॉम्पोनेंट था तो जिनका विच इज इनेमल ऑर्गन। अब इनेमल ऑर्गन से बहुत सारी चीज़ें बन रही थी। द फर्स्ट वन इज आउटर इनेमल एपिथेलियम, उसके बाद इनर इनेमल एपिथेलियम। ये दोनों आपस में मिलेंगी तो बनेगा सर्वाइकल लूप। सर्वाइकल लूप से आगे जाके बनेगी हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट। हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट से आगे जाके क्या बनेगा? रूट बनेगी। सही है। और उसी हर्टविक एपिथेलियल रूट शीट से मैंने बात की थी कि सीमेंटोब्लास्ट भी होते हैं जो सीमेंटम बनाते हैं और पीडीएल भी होता है यानी कि फाइब्रोब्लास्ट भी होते हैं और जो पीडीएल की भी फॉर्मेशन करते हैं। तो इस चीज़ को भी याद रखना, ये इन्होंने डॉट लाइन के अंदर ये चीज़ें बताई हुई हैं। अच्छा, उसके बाद एक और चीज़ थी विच इज स्टेलेट रेटिकुलम भी बन रहा था, स्ट्रेटम इंटरमीडियम भी बन रहा था। सही है। अच्छा, अब जब हमारे पास ये सारी चीज़ें बनती हैं सर्वाइकल लूप यानी कि रूट की फॉर्मेशन हो जाती है और जो इनर इनेमल एपिथेलियम था वो इनेमल जो अमीलोब्लास्ट है वो बना के उससे इनेमल की फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी कि जब सब कुछ हो जाता है तो एक चीज़ बनती है विच इज रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम और जिससे हमारे पास जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाते हैं। अगर बीसीक्यूज में कोई क्वेश्चन आ जाए कि रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम यानी कि जब सारा काम हो गया तो कुछ इनेमल रिड्यूस हो जाती है और वो एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं। सही है। तो वो रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम किन तीन चीज़ों या किन चार चीज़ों से बनती है? आउटर इनेमल एपिथेलियम से बनती है, इनर इनेमल एपिथेलियम से बनती है, स्टेलेट रेटिकुलम के सेल्स होते हैं और स्ट्रेटम इंटरमीडियम के सेल्स। ये चारों सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम बनाते हैं जिससे आगे जाके जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बनता है। इससे आपका ये वाला पूरा टेबल कवर हो गया। एक और चीज़ आती है कि सबसे पहले क्या बनता है और सबसे आखिर में क्या बनता है। तो सबसे पहले मैंने इसको पहले भी बताया था कि सबसे पहले हमारे पास डेंटिन बनना शुरू होगा, फिर हमारे पास पल्प, फिर इनेमल के बाद हमारे पास रूट फॉर्मेशन होना शुरू होती है। रूट फॉर्मेशन के बाद हमारे पास सीमेंटम, पीडीएल और एल्व्यूलर बोन जो होते हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाते हैं और जब ये सब हो जाता है उसके बाद रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम आती है और इससे हमारे पास एक जंक्शनल कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सो नाउ इस पार्ट के साथ हमने चैप्टर नंबर 5 विच इज़ टूथ डेवलपमेंट का चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ओरल हिस्टोलॉजी का, जिससे हर साल पेपर में
5 से 10 BCQs और 1 से 2 OSP तो हर स्टेशन के अंदर आती ही आती हैं। तो ये चैप्टर हमने कवर कर लिया। और इस चैप्टर के अंदर अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आई, कोई कॉन्सेप्ट में मुश्किल हो रही है, तो कमेंट करो और मेरी कोशिश होगी कि मैं रिप्लाई करूँ उन कमेंट्स का। और फिर से भाई वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो।